खेल हो या अभिनय या फिर राजनीति, महिलाओं ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है और बुलंद हौसलों के साथ देश की सेवा में लगी हुई है। लेकिन आज भी हमारे समाज महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, जिसके चलते महिलाओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है रूपा गांगुली जी, जो कि राज्यसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को इनकी जीवन के अब तक के सफर की एक झलक दिखाते हैं। अभिनेत्री से राजनेता बनी रूपा गांगुली राज्यसभा में सांसद हैं। 2015 में रूपा गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें महिला मोर्चा की राज्य शाखा की अध्यक्षा बनाया गया। रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट कल्याणी में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री कोलकाता के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से प्राप्त की। एक्टिंग करियर की शुरुआत विजय चटर्जी की शॉर्ट हिंदी फिल्म निरुपमा से 1986 में हुई। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कथा देना पावना पर आधारित थी। अभिनय के क्षेत्र में बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, साथ ही 2011 में उन्हें फिल्म ओवोशेशे के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। रूपा गांगुली के लिए पौराणिक टीवी श्रृंखला महाभारत में द्रौपदी की भूमिका एक मील का पत्थर साबित हुई। वे एक अभिनेत्री, पार्श्व गायिका, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ हैं। रूपा गांगुली का सफर काफी दिलचस्प रहा, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। स्वागत है आपका रूपा जी। नेत्री का लक्ष्य है कि वो महिला सांसद जो आज इतना संघर्ष करके पार्लियामेंट यानी कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में हमें रिप्रेजेंट करती है। आपको क्या बचपन से ही पता था कि आपको राजनीति में आना है, या बचपन कैसा रहा आपका? मेरे घर में, परिवार में दूर दूर से राजनीति से किसी का कोई संबंध नहीं रहा। मतलब मैं जब फिल्मों में आई तब भी सारे परिवार वाले सब चौंक गए थे, नाराज़ भी हो गए थे। सब ने कहा कि ये क्या कर रही हो। और जब मैं राजनीति में आई, मतलब सक्सेसफुल कुछ 25-30 साल था मेरा फिल्मों में, टेलीविज़न में। तो उसके बाद भी जब मैंने मन बनाई थी कि मैं राजनीति ज्वाइन करूंगी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगी, तो घर में सब लोग ऐसे, राजनीति तुम मतलब ये कैसे करोगी? मेरे सारे दोस्त लोगों ने मुझ पर मजाक उड़ाए, बहुत हंसी तमाशा हुआ। बचपन में आपकी पढ़ाई में आपको रुचि थी या फिर कल्चरल सेक्टर्स में ज़्यादा? नहीं, एक्चुअली बचपन कुछ और था। हम लोग उद्वास्तु परिवार के हैं। तो उद्वास्तु में क्या होता है ना, जब आप बचपन से ही जानते हो कि पिता माता जो हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो ना घर है ना वार है, कहाँ रहेंगे कुछ नहीं पता। तो आज कभी यहाँ, कल कभी वहाँ। मतलब मैंने तो सुना था कि मेरी माँ और मेरे पिताजी
दोनों ही पार्टीशन के समय आ गए थे जी और उसके बाद वो दोनों मिले अलग अलग परिवार से जी जब बड़े हुए तो मिले और मेरे जो अंकल थे उनका दोस्ती था मेरे पिताजी के परिवार के साथ, माताजी के आपस में परिचय था, तो वही मिले और बाद में शादी वादी की बात हुई। तो हम सब अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे रहा, तो कभी किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। तो एक कमरे में बहुत 8-10 नोमैडिक लोग था। हाँ, इट वाज अ हाँ। बोहेमियन लाइफ। एब्सोल्युटली। और उसमें भी मेरे पिताजी के परिवार में सारे लोग एक कमरे में रहते हुए भी सारे लोग इंजीनियर में और डॉक्टर में पढ़ाई में एकदम बैठ गए थे। पढ़ाई में मन तो हमेशा ही था जी और वही एक लक्ष्य था कि एक छत चाहिए मुझे, मेरे पिता माता के लिए एक सुरक्षा छत, हाँ, पिता और माता के लिए सुरक्षा। घर चाहिए जी तो उसी में लगे हुए थे। तो बचपन से घर खरीदने का बड़ा शौक पैदा हो गया। तो बाद में पिताजी को रूपा मना जी, के- सुना है कि एक शादी के कार्यक्रम में आप मिले थे बिजॉय चैटर्जी जी से और उन्होंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर के निरुपमा का किरदार के लिए उन्होंने आपको एक ऑफर दिया। क्या ये सत्य है और आपने ऐसे ही शुरुआत की या कोई अलग एक कहानी है? यही सत्य है। वो मेरे रिश्तेदार थे दूर के। तो आई थिंक मैं कुछ क्लास 11-12 या ऐसा कुछ मैं पढ़ती थी उस वक्त। मुझे याद है और मैंने, आपको आश्चर्य होगा, मैंने ये पहली बात तो एक सीरियल करना है, टेलीविज़न में कुछ काम करना है, कैमरा फेस करना है, वो तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। घर में दूर दूर से कोई कुछ नहीं था जी। इसमें। और उसके बाद जब मुझे ये स्टोरी उन्होंने सुनाया तो ये तो पढ़ा हुआ हम लोगों का, निरुपमा तो बंगाल में ये बड़े बहुत चर्चित बड़े। सब्जेक्ट है। तो शॉर्ट स्टोरीज में आता है, स्कूल लेवल में पढ़ा था हमने। तो मैंने ये इसको हाँ बोल दिया तुरंत। मैं राजी हो गई क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही ऐसा था। वहाँ पे कहा जाता है कि पिताजी, एक गरीब घर के पिताजी, वो उनके बेटी का शादी कराना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। उनको दहेज दे नहीं पाए थे और दहेज ना देने की वजह से वो बेटी को जो तकलीफ होती थी घर पर, वो सामना करना पड़ रहा था पिताजी का। और मुझे याद है, मैं जब छोटी थी, मैं एकदम बहुत बड़ों की बात होती थी तो मैंने अपनी माँ से एक दिन कहा था कि माँ मुझे शादी कभी नहीं कराना, क्योंकि दहेज नहीं देना है। दहेज कभी नहीं देना। 1986 में आपने एक्टिंग की शुरुआत की, बहुत सारे बंगाली सीरियल्स आपको मिले और उसके बाद B.R. चोपड़ा ने आपको महाभारत में द्रौपदी का रोल दिया। तो ये पूरा जो सफ़र रहा, इसके बारे में बताएं। वो जब 86 में एक बड़ा सा घटना है, मज़ेदार, आपको अच्छा लगेगा। मैं कॉलेज में जा रही थी, जोगमाया देवी कॉलेज में मैं पढ़ती थी। तो वो मॉर्निंग कॉलेज था और मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ने का मैंने इसलिए चुना था मॉर्निंग कॉलेज लेना, ताकि वो दिन भर मुझे ट्यूशन करने का मौका मिल जाएगा और मैं बच्चों को पढ़ा लूँगी। उससे से मेरा पढ़ाई का, आने जाने का खर्चा भी निकल घर का जाएगा। सारा वो जी। मेरा थोड़ा हाथ खर्च वो सब मिल जाएगा, तो टिफ़िन वगैरह का। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग कॉलेज चुना था। तो एक बहुत बड़ा सा फिल्म पर्सनालिटी है, हस्ती है बिल्कुल लेजेंडरी, मृणाल सेन। तो मृणाल सेन जी के एक असिस्टेंट मुझे एक दिन बस में मिल गया सुबह। तो 6 बजे का पहला क्लास होता था, तो मैं 5:45 तक वो बस में मिले वो, और वो खाली बस होता ना, तो ऐसे बैठे थे और बहुत देर से घूर रहे थे। मैं बचपन से ऐसे, मतलब कोई अगर ऐसे घुड़ेगा, कुछ उल्टा सीधा शक्ल करके देखेगा तो मेरा ऐसे मुट्ठी सीधा हो जाता था, ऐसे तैयार हो जाती थी आप मुट्ठी, तैयार हो जाते तैयार थे हो जाती जंग थी। के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। तो वो आदमी बहुत घूर रहा था। उसके बाद मैं बस से उतरी मेरे कॉलेज के सामने, तो वो भी आ गया, ऐसे आके बात करने लगा कि आपका नाम क्या है। मैंने ऐसे सीधा, क्या बात है, किस लिए पीछा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको मृणाल सेन जी है ना, वो एक फिल्म बना रहे हैं, आप तो जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो आप एक रोल करेंगी? हाउ द है, तो ऐसे डर के, नहीं मैंने पिटवाऊं? नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए। सो बाद में
उन्हीं मृणाल सेन जी का ही मुझे एक रोल करने का मौका मिला और उसके बाद ही विजय चटर्जी से मेरी मुलाकात हुई। और मुझे कभी कभी हंसती रहती हूँ मैं, सब बचपन के आज आपकी बातों से सब याद आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन द्रौपदी का रोल चुनौतीपूर्ण था। हाँ, वो भी एक मज़ेदार घटना, जूही चावला ने मना कर दिया था। अच्छा। और जूही चावला जी ने जब मना कर दिया था, मुझे कभी भी ऐसे टेलीविज़न फिल्म किसी चीज़ में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तब तक तो मैं काम में लग गई थी, एक आध सीरियल कर रही थी बंगाल में, और एक जिससे मैंने काम शुरू किया था वो निरुपमा। उसके बाद एक दिल्ली में एक बहुत अच्छा सा प्रोड्यूसर थे, उनके साथ मैंने गणदेवता बोल के एक हिंदी सीरियल की थी जी। तो बी.आर. चोपड़ा जी का वो जो निकला था न्यूज़पेपर में और बड़े बड़े बंगाल के फेमस मैगजीन्स में, तो हम बहन लोग सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, यार रूपा तू भी चली जा। बोले क्या मजाक कर रहे हो, मैं कहाँ बॉम्बे चली जाऊँ। तो अचानक उस वक्त लैंडलाइन हुआ करता था जी, और लैंडलाइन बहुत खराब हुआ रहता था, हमेशा ही खराब हुआ रहता था। तो घर में एक प्रोड्यूसर आए बंगाल के, उन्होंने कहा कि आपके लिए एक चिट्ठी है, आपको बुलाया गया है, प्लीज़ एक बार आइए। तो मतलब मुझे किसी ने कभी स्टूडियो में बुलाया नहीं है। जिनको भी मुझे काम देना होता था घर आया करते थे, और मैं कभी किसी से मिलने नहीं जाती थी खास। तो मैं परिचित थी तो मैं मिलने गई, तो उन्होंने बोला महाभारत के लिए द्रौपदी के किरदार के लिए आपको बुला रहे हैं। सुना है कि द्रौपदी के रोल में जब चीरहरण होता है तब आपने बहुत, आपके आंखों में जितने आंसू आए वो सच एक इमोशन भी था, और वो इमोशन के साथ साथ आपने वो किरदार को जिस ढंग से निभाया। मैं आपको बता दूं कि हमारे दूरदर्शन पे जब महाभारत चलती है तो कोविड के समय TRPs विश्व भर में नंबर 1 पे था। थैंक यू, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए, एक तो जो ट्रेन्ड एक्टर नहीं होते, एक्टिंग 2 किस्म के होते हैं, ट्रेन्ड एक्टर नहीं हो तो वो उसको टेक्निकल बहुत सारा चीज़ काम करते करते सीखना पड़ता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, काम करते करते सीखा मैंने। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, हमारे पास उस ज़माने में बहुत गुणी जो टेक्नीशियंस हुआ करते थे, जो लाइटमैन हुआ करते थे, जो डायरेक्टर्स, वो बड़े सिखाते थे, जतन से सिखाते थे। आप जो सवाल कर रही थी वो है वो वस्त्रहरण चीरहरण के समय की जो रोना, वो सच है। क्योंकि मुझे वो एहसास हो रहा था कि कोई अगर औरत के कोई कपड़े छीने जाते हैं, वो जो उनकी जो हालत होती है उस वक्त, वो अगर आप देखो, और इतने सारे लोग, वो सच में ही इतने सारे लोग फ्लोर पे थे। तो जब इतने सारे लोग फ्लोर पर हैं, सबके सामने आपके वस्त्र उतारने की कोशिश हो रही है, और कोई एक कृष्ण भगवान, और मैं एक्चुअली कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, मैं माँ काली की भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, और कृष्ण भगवान की बड़ी भक्त हूँ। तो मुझे वो हाय कृष्ण बोलने में, मुझे आज भी मैं देखो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो वो मैं मन ही से बोल रही थी, मैं भक्ति से ही बोल रही थी। वो आपकी भक्ति और श्रद्धा है। हाँ, शायद उसी से वो देखने में इतना मतलब प्योर लगा। आपको इतने सारे नेशनल अवार्ड्स मिले, लेकिन आप एक प्लेबैक सिंगर भी हैं, आप बहुत अच्छा क्लासिकल डांस भी करती है। तो ये मल्टी टैलेंटेड जो रूपा गांगुली है, इनके अलग अलग कितने हॉबीज हैं? हॉबीज तो बहुत सारे हैं। मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। मैं रैली ड्राइव किया करती थी। ये भी आपने एक स्टीरियोटाइप को तोड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि महिला अच्छा गाड़ी नहीं चलाती है, आपने वो भी कर दिखाया। वो गाड़ी चलाना और घोड़ा, हॉर्स राइडिंग भी मेरा बहुत शौक था। तो वो सब अब सीखने का मौका आता है तो कर लेना चाहिए। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत के सिलसिले जारी रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान।
जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रूपा गांगुली से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रूपा जी, आप राजनीति में कैसे आए और क्यों आए, और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? राजनीति में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैं महाभारत के किरदार निभा रही थी और कुछ साल मैं 2-4 साल मैं बॉम्बे में रही और मैं हर बार कलकत्ता चली आती थी, बिकॉज मुझे अपने राज्य से, अपने शहर से बड़ा ज़्यादा ही लगाव था। कई बार मुझे विदेश में, जैसे अमेरिका में, कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए इनविटेशन मिला था, कोई लंबा सीरीज़ करने का, फिर भी मैं नहीं गई। मुझे लगता था कि मैं बंगाल छोड़ के ज़्यादा दूर तक रह नहीं सकती। आप भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं वेस्ट बंगाल की, और ये प्रदेश में हमने देखा है कि प्री पोल पोस्ट पोल बहुत वायलेंस भी होता है। आपको एक हादसा भी था आपकी ज़िंदगी में, क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, जब मैं अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, वो 1.5 साल का मुझे काम करने का टाइम मिला था, 2016 and 17 a few months। तो उस वक्त एक्चुअली जो हुआ था वो बहुत दर्दनाक घटना है। हमारी एक लेडी वर्कर के ऊपर बहुत बड़ा निर्यातन हुआ था। उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उस वक्त मैं उनको बचाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाने के लिए गई थी। तो तब मुझे भी पकड़ के 18-20 लोग और पुलिस पकड़ के, मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, तो लंबे बाल को पकड़ के ज़मीन पे गाड़ के, औरतें जो होती हैं ना, वो क्लच क्लिप लगाते, लंबे बाल वाले जो, तो वो क्लच क्लिप से ही मेरे सर पे बहुत मारे थे वो लोगों ने, 18-20 लोग, औरत भी। क्यों ऐसा? लेडी पुलिस भी, और उन लोगों ने जकड़ के रखा था और जकड़ के रख के ज़मीन पे गाड़ के बहुत मारा था। मतलब सारे सर पर ब्रेन हेमोरेज और आँखों का एक छोटा सा जगह पेरिफेरी जो है, मेरा विजन खराब हो गया। ये तो देखिए, मैं अभी भी जिंदा हूँ। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मार खाए हैं, मैं शायद पॉलिटिकल लीडरशिप में पश्चिम बंगाल में किसी ने इस तरह से मेरे जैसे मार नहीं खाए हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। हमारे कितने कार्यकर्ता आज नहीं रहे, है ना, वो तो रहे ही नहीं, तो मैं फिर भी तो जिंदा हूँ। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है हमारे पश्चिम बंगाल में। 2016 के हावड़ा नॉर्थ सीट में असेंबली इलेक्शंस में क्या हुआ था एक्चुअली? बहुत बड़े घटना घटे थे और बहुत ज़्यादा वो लोग, देखिए पॉलिटिक्स का 2 चीज़ होता है, जो आपका सवाल कहते कहते रह गया। पॉलिटिक्स का 2 चीज़ होता है, एक होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, और उसके साथ साथ आपका गवर्नेंस। तो पश्चिम बंगाल में गवर्नेंस कभी रहा नहीं, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे ही लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है और वहाँ पे थोड़ा माहौल है ऐसे। 2016 में जब आप आए राज्यसभा में, क्या इसका अनुभव बिल्कुल अलग था? क्योंकि अब तक तो आप ज़मीनी स्तर पे ग्रास रूट पॉलिटिक्स की प्रयास कर रही थी, और अब आप आए हैं राज्यसभा में और आपके मुद्दे जो उठाने पड़ते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, मोर टू डू विद लेजिस्लेशंस, बिल्स। तो इसका अभ्यास कैसे होता है? देखिए, काम आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है। पहली बात तो मुश्किल ये है कि एक राज्य से जब आते हैं तो वो राज्य का ध्यान ही रह जाता है। आपको कितना भी अब नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नॉमिनी बन जाते हो, फिर भी आपके मन में वही राज्य का ध्यान, क्योंकि मैं राजनीति में आई क्यों? क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल आई तो वेस्ट बंगाल की जनता के जीने का तरीका का सुधारना था मुझे। जो मैंने देखा था घटनाएं पश्चिम बंगाल में, जब मुझे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी लेड बाय मोदी जी, आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वही कर सकेंगे पश्चिम बंगाल का सुधार।
तो यही सोचकर मैं पढ़ाई की, 1.5 साल मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने सारे पुराने काम छोड़ा। मतलब उतना काम छोड़ना एक अजीबोगरीब बात है किसी भी हम जैसे लोगों के लिए। मतलब करोड़ों का नुकसान आपने कर रहे आपका हो। प्रोफेशन छोड़ के प्रोफेशन पैशन छोड़ के करना, follow कर क्योंकि रहे हैं। दोनों ही एक ही किस्म का चीज है। आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। ये कोई ऑफिस नहीं है कि आप बैठ के कुछ कागज लिख लो, किसी को दे दो, ये आपको डिलीवर कर इसलिए देगा। आपका वक्त बहुत कीमती है। वक्त बहुत जरूरी है, तो यही इसलिए मैंने तय किया था। रूपा जी, हमारे जो महिला दर्शक हैं जो आज आपको देख रहे हैं और उनको आपसे प्रेरणा मिलती है, आप उनको बंगाली में क्या संदेश देना चाहेंगे? সাহস মনের ভেতর থেকে আসে, হৃদয় থেকে সাহস মনের ভেতর থেকে আসে। নিজের হৃদয় থেকে সাহস জোগাড় করতে হয়। বুদ্ধি এবং হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং হৃদয় দুটোকে সমানভাবে ব্যবহার করতে জানতে হয়। বেশি বুদ্ধি প্রয়োগ করলে হৃদয়টা শুকিয়ে যায়। देखिए, 2-3 बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है जो मुझे हमेशा लगता है कि पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। अब में क्या गुण है वो जानना ज़रूरी है। अब में क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। हालांकि दुनिया में लोग बोलते हैं कि महत्वाकांक्षा अच्छा होता है, महत्वाकांक्षा प्रोबेबली एस्पिरेशन अच्छा होता है, एम्बिशन अच्छा होता है। लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मैं जिस तरह से बड़ी हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, मुझे हमेशा लगा कि आप बस अपना कर्म करते जाओ, काम करते जाएं, कोई भी क्षेत्र में। जिंदगी में 2-3 चीज पहलू आप चुन लो कि आपका पसंद के चीजें हैं। इसमें से आपको तय करना पड़ता कौन सा आप हॉबी में डालोगे, कौन सा प्रोफेशन में डालोगे। रूपा जी, जाते जाते एक सवाल कि जब आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, जब आप कोई किरदार नहीं निभा रहे हैं, तो रूपा जी क्या कर रही है? उनके हॉबीज क्या है, उनका पैशन क्या है, और वो क्या करना चाहती है आते हुए दिन में? देखिए, मैं बचपन से ना बड़े सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हुआ करती थी बचपन से। मतलब 2 पैसा कमाती थी तो उसमें 1.5 पैसा खर्चा कर देती, किसी को ज़रूरत है तो उनके लिए। तो मैं तो फाइनली माँ काली भक्त हूँ, कहीं आश्रम बना के चली जाऊंगी। अच्छा। हाँ, मेरी ज़िंदगी कुछ और ही है। मैं बस कहीं ना कहीं सेवा कार्य में घुस जाऊंगी, कहीं ना कहीं मैं आश्रम बना लूँगी, कहीं ना कहीं मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। ये सब बस और कुछ ही साल की बात है। और वेस्ट बंगाल की महिला ताकि वो सुरक्षित हो, उसके लिए आपने क्या ठान लिया? मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान अगर ज़िंदगी में एक और इंसान की जिम्मेदारी ले ले, या जिनमें क्षमता है वो और 2 या 4 परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी ले ले, तो और एक बहुत ज़रूरी है कि जो माएँ हैं, मदर्स हैं, और जो समझो 40 एज के जो पेरेंट हैं, उनके साथ जुड़ाव करने से ज़रूरी है, परिवार क्योंकि वो अपने बच्चों को बड़ा करने में उनके जो भावनाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो सोच है, संस्कार है, वो ज़रा फायदा करेगा। तो बच्चों को सिखाना एक पार्ट है, और उसके साथ जो एल्डरली एजुकेशन जो है और फैमिली वैल्यूज, हाँ, वो ज़रा थोड़ा सा उसका एक अलग कुछ तरीके बनने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो गहराई से आपने संदेश दिया, हम उम्मीद करते हैं उसी प्यार से वेस्ट बंगाल की महिला आपको स्वीकार करेगी हमेशा। धन्यवाद। तो देखा आपने महिला सांसद रूपा गांगुली की कहानी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार।